हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी के प्रीलिम्स और मास सीरीज में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं विगत 10 वर्षों में आए प्रश्नों पर। और इसी डिस्कशन का सेशन 14 है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी, इट विल लीड टू, अगर इंटरेस्ट रेट कम की जाती है किसी भी इकोनॉमी में तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा। दूसरा है सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, मतलब टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएगा। तीसरा अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को। और फोर्थ है डी, इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। हम इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर कम होती है किसी भी इकोनॉमी में, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम होती है, तो जनरली क्या करती है पब्लिक, बैंक में मनी रखना कम कर देती है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी तो रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, रिटर्न हाई नहीं होगा। इस वजह से मनी इन द बैंक कम हो जाता है। और ऐसे में ये कैश जो होता है, जो अब बैंक में अगर कैश नहीं जा रहा, पैसा नहीं जा रहा, मनी नहीं जा रही, तो उसमें क्या होगा, कैश फ्लो होगा बाहर। और जब ये कैश फ्लो होगा तो कहाँ रखा जाएगा इस कैश को, या तो इसको इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर एक्सपेंडिचर में खर्च किया जाएगा। लोग या तो इसको खर्चों में यूज करेंगे या फिर कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो जनरली जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो फाइनली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ावा मिलेगा। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। द प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द शेयर्ड बिजनेस। दूसरा कहा गया है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत सरकार की समस्त कार्यवाहियां प्रेसिडेंट के नाम से की हुई कही जाती हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। और इसका जो आंसर है वो है केवल एक। क्योंकि अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 77 में कहा गया है, 77 के क्लोज 1 में कहा गया है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे भारत सरकार के, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसके नाम से कहे माने हुए कहे जाएंगे, इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 166(1), यही वाली बात 161 में किसके लिए कही गई है, स्टेट के संदर्भ में राज्यपाल के लिए कही है कि स्टेट में जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे स्टेट के, इस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के नाम से कहे जाएंगे। और दूसरा आर्टिकल है, इसी आर्टिकल का दूसरा एक भाग है 77(3), जिसमें कहा गया है कि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके लिए प्रेसिडेंट द्वारा रूल्स बनाए जाएंगे ताकि कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन हो सके बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का। तो प्रेसिडेंट इसके लिए रूल्स बना सकते हैं, जो कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। और यही बात आर्टिकल 166(3) में कही जाती है राज्यपाल के संदर्भ में, गवर्नर स्टेट के संदर्भ में। स्टेट में नियम बनाने का कार्य राज्यपाल का होता है, स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। तो इसका सही आंसर है वो है ए। अभी हम देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। इसमें दो चीज पूछ ली गई है। पहला है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ये दोनों बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, नो कॉन्फिडेंस मोशन,
तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस बारे में इसकी चर्चा नहीं है, संविधान में किसी भी तरह की चर्चा नहीं है। लेकिन संविधान में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 75, जिसमें कहा गया है कि जो कैबिनेट होगी वो कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगी? लोकसभा के प्रति। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये संसद नहीं है, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, लेकिन ये केवल लोकसभा के लिए। तो मिनिस्टर अगर वो राज्यसभा से भी आते हैं तो भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, वो लोकसभा के प्रति होती है, ये कहा गया है। तो ऐसे में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है वो केवल लोकसभा में आता है, ओनली इन लोकसभा। फिर दोनों सदनों से पास होगा, लेकिन फाइनली पहले ही वो, सॉरी, लोकसभा में ही आता है ओनली। उसी के अलावा आर्टिकल एक और संविधान में कहा गया है, जिसमें 118 आर्टिकल नंबर 118, जिसमें कहा गया है कि दोनों सदनों को ये परमिशन है कि वो अपने रूल बना सकते हैं। मेक योर ओन रूल। दोनों सदन अपनी कार्रवाइयों के लिए, अपनी कार्रवाई को संचालित करने के लिए अपने रूल्स बना सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक रूल बनाया है लोकसभा ने, रूल नंबर 198। और इसी रूल 198 में ही चर्चा है, प्रोसीजर है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। तो इसकी संविधान में चर्चा नहीं है, पर लोकसभा के रूल में चर्चा है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। और इसमें कहा गया है कि इसके लिए कोई प्रायर रीजन नहीं चाहिए जिससे स्टार्ट किया जाए। दूसरी चीज बात करें इसी से रिलेटेड, नो कॉन्फिडेंस मोशन इस साल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अगर ये आता है तो इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इस मोशन के लिए। और स्पीकर अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जो स्पीकर हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लोकसभा के स्पीकर, तो इस मोशन की मोशन ऑर्डर में है, तो इसके लिए हाउस को अडॉप्ट करने के लिए इसको पूछ सकते हैं। और ये बाई मेजोरिटी पास होना चाहिए। और अगर ये पास हो जाता है, इफ पास, तो गवर्नमेंट का गिरना तय है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर इससे रिलेटेड डाटा की बात करें, तो बार पहली बार अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लाया था तो वो लाए थे आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी। और ये लाया गया था 1963 में, पहली बार। उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा बार किसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के खिलाफ लगभग 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से ही वाजपेयी गवर्नमेंट जो थी, एनडीए गवर्नमेंट जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, वो गिर गई थी एक वोट से 1999 में। तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कारण था क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में था नो कॉन्फिडेंस मोशन। आंध्र प्रदेश असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोशन आया था। उसके अलावा कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी आंध्र प्रदेश में, वो नो ट्रस्ट मोशन को जीत गई थी। तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस जो एमपी थे, तेलंगाना का मैटर जो चल रहा था, तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए, तो उनके द्वारा, कांग्रेस एमपी के द्वारा नोटिस दिया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन उस समय काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, कई जगह न्यूज आई थी इसकी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बोला गया, नीम के पेड़ के संदर्भ में, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। में तीन बातें कही गई हैं। पहला है, कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन के नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड के रूप में यूज कर सकता है टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। दूसरा है, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन के लिए, बायोफ्यूल के लिए, या अस्पताल अपमार्जकों के लिए निर्माण करने में होता है। हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स इनको बोलते हैं, बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। तीसरा है, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, ऑप्शन देखें, एक दो तीन, एक तीन, एक दो तीन। अब आप इसमें ये देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नीम के तेल का प्रयोग, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में नीम ऑयल का यूज होता है, ये सच बात है बिल्कुल। दूसरा जो स्टेटमेंट है, जैव ईंधन अस्पताल अपमार्जकों को लेके, तो इसके बारे में अगर चर्चा करें,
नीम महोगनी फैमिली का पेड़ है, महोगनी, और इजीली लगाया जा सकता है, इजीली प्रोपेगेटेड होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, नीम की लीफ जो होती हैं, इनमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी पैरासिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजिक होती हैं, कार्सिनोजिक, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनमें, और ये फार्मा इंडस्ट्री में यूज होती है, फार्मा इंडस्ट्री में। साथ ही अगर बात करें नीम ऑयल की, तो नीम ऑयल जो होता है वो यूज होता है पेस्टिसाइड में, पेस्टिसाइड में यूज होता है, स्किन डिजीज में यूज होता है, और साथ ही फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है। जो सोप मैन्युफैक्चर की बात और बायोडीजल की बात की जाती है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअली ये वाला जो है, नीम स्वीट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। यूपीएससी की जो आंसर की है उसमें इसको गलत माना गया है। बाकी इस पे अभी रिसर्च, उस समय की बात करें तो उस समय तो काफी रिसर्च चल रही थी, अभी भी रिसर्च चल रही है। और नीम सीड्स से हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं, बायोफ्यूल के बारे में भी रिसर्च चल रही है कि बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें कि कंप्लीट बनाया ही जा रहा है, तो शायद अभी उसके लिए सही नहीं है। तो हाँ, रिसर्च चल रही है, कुछ जगह पे सक्सेसफुल भी हुई है वो रिसर्च। और उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 14 में, तब तो रिसर्च कंप्लीट चल ही रही थी, तो इस वजह से इसको गलत माना यूपीएससी ने, इसका आंसर बनन थ्री माना गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बात करता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको सही लगता है। पहला दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी। दूसरा है, प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड सॉर्टेड। दो स्टेटमेंट एक जैसे दे रखे हैं, बस उनको रिवर्स किया हुआ है। दूसरा, तीसरा जो होता है सीओडी है, भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल मुक्त करता है। अब ये यही गलत हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो उसमें मुक्त होती है ऑक्सीजन, और CO2 इंटेक किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। अब फूड इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये गलत हो जाता है। उसके अलावा फोर्थ है, ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बाहर निकला जाता है, ये फिर गलत है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। यहां पर बोला गया पोटेंशियल एनर्जी रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी, और दूसरा है फ्री एनर्जी इन कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। इसका सही आंसर होगा बी होगा, क्योंकि फ्री एनर्जी है, प्राप्यतम ऊर्जा इसको कहा गया है, ये कन्वर्ट की जा रही है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, और स्टोर की जा रही है। तो फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी है सनलाइट, वाटर। तो जो फ्री एनर्जी है उसको यूज किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, फूड बनाया जा रहा है, उसको स्टोर किया जा रहा है। तो जो ऑप्शन ए और बी हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने आप में एक दूसरे से, अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज की जा रही है फ्री एनर्जी बनाने के लिए, ये गलत है। इसका सही आंसर है वो है बी, CO2H2O, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है सोलर एनर्जी की उसमें, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है, फूड और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किसी व्यक्ति के जीव मितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमविक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाए जा सकते हैं या लाया जा सकता है? इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन? कि जब किसी की बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो एक तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग चाहिए होती है, उसके अलावा हम क्या क्या प्रयोग में ला सकते हैं? तो इसमें आइरिस स्कैनिंग दिया गया, आइरिस को कहा गया परितारिका क्रमविक्षण, दूसरा है रेटिनल दृष्टिपटल क्रमविक्षण, और तीसरा है वॉइस रिकॉग्निशन बाका भी गया। इसका सही आंसर है वो है डी, क्योंकि अगर आप देखें तो आइरिस के लिए भी बायोमेट्रिक को यूज किया जाता है, आइरिस स्कैनिंग को, साथ ही रेटिनल स्कैनिंग को यूज किया जाता है, और एट द सेम टाइम वॉइस रिकॉग्निशन को भी यूज किया जा सकता है। आइरिस स्कैनिंग की अगर हम बात करें, तो आइरिस स्कैनिंग में क्या किया जाता है, विजिबल नियर इंफ्रारेड लाइट का यूज किया जाता है, विजिबल दृश्य इंफ्रारेड लाइट, इसका यूज किया जाता है, ताकि जो आइरिस है उसकी कॉन्ट्रास्ट फोटो ली जा सके और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया जा सकता है। उसके अलावा बात करें रेटिनल की, तो रेटिनल में मैप
किया जाता है यूनिक पैटर्न ऑफ रेटिना को। रेटिना जो होता है किसी भी व्यक्ति का, उसका जो यूनिक पैटर्न होता है उसकी मैपिंग की जाती है रेटिनल स्कैनिंग में। यूनिक पैटर्न मैपिंग, क्योंकि जो रेटिना होता है इसमें होती क्या होती है, ब्लड वेसल्स। और ये एब्जॉर्ब करती है लाइट को। जब इनके ऊपर लाइट डाली जाती है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है बहुत ज्यादा जल्दी, रैपिडली। इसलिए इजीली इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है रेटिनल रेटिना स्कैनिंग के तहत, रेटिनल स्कैनिंग के तहत। और इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है रेटिनल स्कैनिंग की। तो इसमें इसको कहते हैं स्पूफिंग नहीं की जा सकती किसी भी तरीके की। एट द सेम टाइम वॉइस रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, तो वॉइस रिकॉग्निशन में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से उसको डिकोड किया जाता है ह्यूमन वॉइस को, और ऑपरेट किया जा सकता है फिर किसी भी डिवाइस को या किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को वॉइस रिकॉग्निशन से। तो वॉइस रिकॉग्निशन से भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है डी, 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि उस टाइम आधार बायोमेट्रिक को लेकर काफी ज्यादा न्यूज चल रही थी। आधार में बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में भी यूज फॉर पासपोर्ट्स, ये अगस्त का 2013 का आर्टिकल था। उसमें बायोमेट्रिक्स डाटा कलेक्टेड फॉर आधार इज कॉन्फिडेंशियल, रेटेड सुप्रीम कोर्ट। ये मार्च 14 का आर्टिकल था। इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल था, सुप्रीम कोर्ट आधार वर्डिक हाईलाइट डाटा प्रोटेक्शन वीकनेस, ये मार्च 14 का। तो इस तरह से आधार को लेके, बायोमेट्रिक डेटा को लेके काफी ज्यादा न्यूज चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी, बाहर भी, मीडिया में भी, सरकार के द्वारा भी। इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों के लिए कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स? अब सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, कायिक प्रवर्धन। उसके बाद हम इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें, कायिक प्रवर्धन की, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि ये एक एसेक्सुअल मेथड होता है, लैंगिक मेथड होता है प्लांट रिप्रोडक्शन का, मेनली प्लांट रिप्रोडक्शन का। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है लीव से, रूट से या तने से। और जब फिर प्लांट को जो कि सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो सीड प्रोड्यूस करने के लिए ये एक एसेक्सुअल मेथड के रूप में प्लांट रिप्रोडक्शन किया जाता है। और इसमें इसका क्लोनल भी बनाया जाता है, जिसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइड क्रॉप्स, कॉपीज बनाई जाती है प्लांट की। जेनेटिकली आइडेंटिफाइड कॉपीज ऑफ प्लांट्स। अगर आप देखें तो ये पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट में ये प्लांट को कट किया जाता है यहाँ से तने से, और उसके बाद इसको प्लांट किया, दोबारा से प्लांटिंग कर दी जाती है, और इसी से न्यू प्लांट बन जाता है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फॉर्मिंग ए न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट, कि इस प्लांट के किसी पार्ट से एक दूसरा नया प्लांट बनाना। तो ये एसेक्सुअल मेथड होता है प्लांट का रिप्रोडक्शन करने का, और क्लोनिंग ही होती है एक तरीके, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड कॉपी बनती है, क्योंकि ये जो प्लांट बनेगा इसमें इस प्लांट के जो पेरेंट प्लांट है इसके सारे ट्रेड्स आ जाएंगे। तो ये जेनेटिकली आइडेंटिफाइड कॉपी बनेगी, तो क्लोनल रिप्रोडक्शन की तरह काम करता है। अब इसमें पूछा क्या गया है, अब हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है, क्लोन पॉपुलेशन वो बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द ईयर। अब ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट, और यही पूछना चाह रहा था यूपीएससी, सेकंड स्टेटमेंट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। इसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा, पेरेंट प्लांट से प्लांट को कट किया जा रहा, कुछ एक हिस्से को, लीफ को या तने को कट किया करके न्यू प्लांट बनाया जा रहा है। तो इसमें जब सारे ट्रेड्स आ रहे हैं पेरेंट प्लांट के नए प्लांट में, तो इसमें अगर कोई वायरस होगा, कोई डिजीज होगी, वो ट्रेड्स भी इस नए प्लांट में आएगा। तो वायरस को एलिमिनेट करने का काम ये नहीं करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसलिए ये गलत हो जाता है दूसरा। और दूसरे को जब आप गलत करोगे तो आंसर जो आएगा वो है 1 एंड 3। 1 एंड 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में तीन स्पेसक्राफ्ट का नाम दिए गए अंतरिक्ष यान के, और उनका प्रयोजन दिया गया, पर्पज दिया गया कि सही सुमेलित कौन से हैं। पहला है कसिनी ह्यूजेंस या हाइगेंस इसको बोलते हैं, दूसरा है मैसेंजर, और तीसरा है वॉयेजर 1 एंड 2। कैसिनी हाइगेंस के लिए कहा गया है
इसका पर्पज था शुक्र की परिक्रमा करना, दत्त का और दत्त का पृथ्वी तक संचालन करना, ट्रांसमिटिंग डेटा। डेटा को दत्त कहा गया है क्या? टू द अर्थ। सेकेंड है मैसेंजर, बुध का मानचित्र अन्वेषण, मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकरी। और थर्ड है वॉयेजर 1 एंड 2, बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करना। अब इसमें एक ही कैच है। अब इसमें देखिए कैसिनी ह्यूजेंस के बारे में। कैसिनी ह्यूजेंस इतना ज्यादा न्यूज में रहा था, कंटिन्यूसली न्यूज में रहा था। नासा रिलीज स्टनिंग न्यू इमेज ऑफ सैटर्न एंड नासा कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। ये नवंबर 13, 2013 का न्यूज है। हॉट स्पॉट्स राइड मेरी गो राउंड इन जुपिटर्स एटमोस्फेयर। पीपल वेव एट सैटर्न मरकरी एज नासा स्पेसक्राफ्ट टेक पिक्चर्स। वॉयेजर 1, ये सोलर सिस्टम इज आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो नासा का जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट था काफी न्यूज में था, और ये स्पेसक्राफ्ट था सैटर्न के लिए एक्चुअली, ना कि वीनस के लिए। तो ये गलत हो जाता है पहला। और पहले को जब आप गलत करोगे तो आंसर आएगा बी, 2 एंड 3। और यही सही आंसर है। मैसेंजर मरकरी के लिए था और वॉयेजर एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। बात करें कैसिनी ह्यूजेंस की, तो कैसिनी ह्यूजेंस जो सैटर्न के लिए नासा की तरफ से भेजा गया स्पेसक्राफ्ट था, जो कि जुलाई 2004 में इनिशिएट किया गया था। और ये फोर्थ स्पेस प्रोब था नासा सैटर्न पे जाने के लिए, कैसिनी ह्यूजेंस। जिसमें कैसिनी था, ये ऑर्बिटर था, और जो ह्यूजेंस था ये था प्रोब। मैसेंजर की बात करें तो मैसेंजर जो था, मैसेंजर ये पहला स्पेसक्राफ्ट है, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मरकरी, बुध के लिए। और वॉयेजर 1 एंड 2 की बात करें, वॉयेजर 1 एंड 2 इनके 1977 में इनिशिएट किए गए थे। और इनका एक्सप्लोरेशन का काम था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ जुपिटर और सैटर्न। पहले तो एक्सप्लोरेशन किसका? जुपिटर का और सैटर्न का। फिर वॉयेजर जो 2 था, उसको बाद में फाइनली यूरेनस और नेपच्यून के लिए यूज किया गया। और इसका काम था एक्सप्लोर करना जो आउटर बाउंड्री है हेलियोस्फीयर की, इंटरस्टेलर स्पेस में जो आउटर बाउंड्री है उसको चेक करना। वॉयेजर 1 एंड 2 बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण, एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा। इसका सही आंसर है वो 2, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? 3 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और उनके उत्पादन का नाम पूछा गया है। पहला है किन्नौर अरेका नट, दूसरा है मेवात मैंगो, तीसरा है कोरोमंडल सोयाबीन। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन मिलता है जनरली, ये जो एमपी महाराष्ट्र वाला रीजन है, सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, यहाँ मिलता है। कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट ये वाला रीजन है, ये नहीं है। इसके अलावा बात करें किन्नौर, तो किन्नौर सुपारी के लिए, किन्नौर सेब के लिए फेमस है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, सुपारी के लिए फेमस नहीं है, ये भी गलत है। और मेवात आम के लिए नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, कोई नहीं। क्योंकि अगर बात करें किन्नौर की, तो जो किन्नौर है ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये फेमस है किसके लिए? सेब के लिए, एप्पल्स के लिए। और बात करें सुपारी की, अरेका नट की, अरेका नट सुपारी, ये मोस्टली कहाँ होती है? साउथ इंडिया में, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम भी कह सकते हो। उसके अलावा तमिलनाडु में भी होती है, साउथ में, अंडमान में भी होती है, अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर अरेका नट सुपारी होती है। दूसरी दूसरी बात करें मेवात की, तो मेवात जो है ये हरियाणा में आता है, और यहाँ पर आम नहीं होता है। मैंगो की अगर अलग से बात करें, मैंगो, तो जो मैंगो है फलों का राजा जिसको बोल सकते हैं, दुनिया का 50% मैंगो भारत में होता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो होता है वो है यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। और इसमें जो फेमस किस्में चलती हैं भारत में, वो है अल्फांसो आम, केसर आम, तोतापुरी आम। कोरोमंडल कोस्ट की अगर हम बात करें, कोरोमंडल कोस्ट की, कोरोमंडल कोस्ट, तो कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु वाला रीजन। और यहाँ पर जो होती है वो होती है राइस, चावल होंगे, दालें हो जाएंगी।
गन्ना हो जाएगा, शुगर केन, उसके अलावा कॉटन वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन सोयाबीन मेनली होता है, सोयाबीन सोयाबीन मेनली होता है महाराष्ट्र और एमपी की तरफ, और यहाँ पर 85% सोयाबीन यहीं पे होता है। मैंगो की 3 किस्में और हैं जो कि जिनको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, ये भी एक बार आप ध्यान रखिएगा कि मैंगो की 3 किस्में हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। पहली है खिरसापति और लक्ष्मण भोग, लक्ष्मण भोग, ये दोनों किस्में कहाँ की हैं? ये हैं वेस्ट बंगाल की। और दूसरी है जर्दालू, ये है कहाँ की? बिहार की। ये मैंगो की 3 किस्में हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज हो रहा है फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें, तो इसलिए इसमें पूछा गया कौन से ऐसे एग्जांपल है तीनों में जिनमें केमिकली चेंज हो रहा है। पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दूसरा है बर्फ का गलन, और तीसरा है दूध आइस करना। अब आप ये देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब मेल्ट होगी तो पानी बन जाएगा, पानी अगर जमता है तो आइस बन जाएगी। इस आइस मेल्टिंग में कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? नहीं, फिजिकल परिवर्तन हो रहा है कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, जो कि पहले सॉलिड स्टेट में था लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो फिजिकल चेंज तो हो रहा है, फिजिकल तो चेंज हो रहा है लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाता है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। ऑप्शन बचता है बी और डी। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन भी नहीं है क्योंकि ये भी फिजिकल चेंज की प्रोसेस है ना कि केमिकल चेंज की। सोरिंग ऑफ मिल्क की बात करें, दूध आइस कंदन की, सोरिंग ऑफ मिल्क में जरूर कहा जा सकता है कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि बात करें सोरिंग ऑफ मिल्क की तो इसमें कैसे केमिकल चेंज होता है? जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेट होता है क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो लैक्टोज को रूम टेम्परेचर फर्मेंट कर देते हैं, और उसकी वजह से मिल्क में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और मिल्क खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसको सोरिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। तो इसलिए इसमें केमिकल कुछ चेंज होता है, इसलिए इसको, और केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल होते हैं। जबकि जो फिजिकल चेंज होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, इनको रिवर्स कर सकते हैं। बर्फ अगर गल जाती है तो उसको दोबारा बर्फ बनाया जा सकता है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन हो सकता है तो उसको वापस किया जा सकता है, लेकिन सोरिंग ऑफ मिल्क को दोबारा मिल्क में नहीं लाया जा सकता है, मिल्क जब एसिड बढ़ जाता है तो वो खराब हुई होने के कारण। तो ये इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज जो होते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा गया है केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसका अंतर्गत आती है? द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं डिस्प्यूट्स को, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन ये पावर किस कैटेगरी के अंडर अगर आती है ये पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, परामर्शी अधिकारिता, दूसरा है अपीलीय अधिकारिता, अपीलेट जुरिडिक्शन, तीसरा है मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और फोर्थ है रिट अधिकारिता, रिट जुरिडिक्शन। इसका जो सही आंसर है सबको आपको पता होगा, इसका सही आंसर है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल अधिकारिता। क्योंकि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की, जुरिडिक्शन की, तो जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये आता है अनुच्छेद 131 से, जिसमें कहा गया है कि सेंटर या राज्य या और बहुत सारे राज्यों के बीच में, या फिर सेंटर प्लस किसी और राज्य व अदर स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट वर्सेज स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसकी मूल अधिकार पहली सुनवाई कहाँ की जाएगी? वो है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इसका, सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट का, स्टेट स्टेट डिस्प्यूट का, आर्टिकल 131 के तहत। इसका सही आंसर था वो, हमने देख लेता। साथ ही बात करें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन के लिए, तो आर्टिकल 143 में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं किसी भी मैटर पे, संविधान से संबंधित। तो इसलिए ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन 143 से आती है। उसके बाद एक है अपीलेट जुरिडिक्शन, जिसमें अपील अधिकारिता आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है ये है हाईएस्ट अपीलिंग बॉडी, हाईएस्ट अपीलिंग बॉडी। और ये अपीलेट जुरिडिक्शन आती है 133 से लेके आर्टिकल 136 तक, अनुच्छेद 136 तक, जिसमें हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की किसी भी बात को अपील
के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो जुरिडिक्शन है वो है रिट जुरिडिक्शन। और रिट जुरिडिक्शन में 5 तरह की रिट होती है: हेबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्चरी। और ये जुरिडिक्शन आती है आर्टिकल 32 से। उसके अलावा एक है रिव्यू रिव्यू जुरिडिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही दिए गए फैसलों को रिव्यू किया जा सकता है, अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है, और ये आता है आर्टिकल 137 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स फिनोमिना। कौन कौन सी टेक्निक्स हम देख लेते हैं। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, ठीक है। दूसरा है कोशिका द्रव्य नरबंधिता, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। और तीसरा है जीव निरवता, जीन साइलेंसिंग। इनमें से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होते हैं। विच ऑफ द अबव विच आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। तो देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की अगर हम बात करें, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स तो ये वो क्रॉप्स है जिनमें जीनोम को मॉडिफाइड किया जाता है। इनके जीनोम को मॉडिफाइड किया जाता है किसके तहत, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के तहत। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से इनके जीनोम को मॉडिफाइड किया जाता है किसी भी क्रॉप के को। और उसमें क्या किया जाता है, मॉडिफाई किस तरह से किया जाएगा, या तो उसमें कुछ ऐड किया जाएगा या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। कोई जीन को हटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। और उससे क्या होता है, उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है किस चीज का, नए लक्षणों का, न्यू ट्रेट्स। क्योंकि एक नया जीन ऐड किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो किसी नए विशेषता का इंट्रोडक्शन होता है। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहलाती है। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए पूछा गया है कि इनको बनाने में इन तीनों में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो इसमें कहा गया है, पहला है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, मुकुलन और रोपण। बडिंग और ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें, तो बडिंग और ग्राफ्टिंग ये होता है टॉप बडिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग, कि इसमें एक पर्टिकुलर हिस्सा निकाल लिया जाता है जिसको बड बोलते हैं, और इसको फिर लगा के साथ में, पौधे के साथ लगा के, और दोबारा से इसको इस तरह से बडिंग की जाती है। और ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें, तो ग्राफ्टिंग में दो पौधों को इस तरह से कट करके और बीच में जोड़ के दोनों को साथ में बांध दिया जाता है। ये अप्रोच होती है बडिंग और ग्राफ्टिंग की। और बडिंग और ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि हमने पढ़ा था उसका पार्ट होता है। बडिंग ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये एक हॉर्टिकल्चर टेक्निक है, हॉर्टिकल्चर टेक्निक है। तो इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता बडिंग एंड ग्राफ्टिंग में। अगर हम देखें तो इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, पर्टिकुलर किसी एक हिस्से को, पेड़ के को लगाया जाता है और इस तरह से बडिंग एंड ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये जब इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप को बनाने के लिए ये प्रयुक्त नहीं होता। तो पहला हो जाएगा गलत यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 3, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जीन साइलेंसिंग। क्योंकि अगर किसी भी गुण को, किसी ट्रेट को कम करना है, किसी में भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, जो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में किया जाता है जीनोम को मॉडिफाइड करके, तो उसमें किसी भी जीन को जिसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसको साइलेंसिंग रूप में यूज किया जाता है, जीन साइलेंसिंग की जाती है, ताकि उसके ट्रेट, उस पर्टिकुलर जिस जीन को खत्म कम किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसके जो ट्रेट्स है वो खत्म हो जाए, तो जीन साइलेंसिंग उसमें की जाती है। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी। अब ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्यों की जाती है, इसका कारण है क्योंकि इसमें ये होता है, ये तो ये टोटल या पार्शियल, टोटली की जाएगी या फिर पार्शियली मेल स्टेरिलिटी की जाती है, नरवध्यता। उसमें क्यों की जाती है, क्योंकि तो हाइब्रिड ब्रीडिंग जब की जाएगी क्रॉप प्लांट्स में, तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है स्टेरिलिटी को कंट्रोल करना, कि कितनी स्टेरिलिटी को कंट्रोल किया जाए, कितना नहीं किया जाए। और जो जीएनएस साइलेंसिंग की जाती है, ये की जाती है आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें जो वायरस जीन होते हैं उनको साइलेंस कर दिया जाता है, ताकि जो नेक्स्ट जो प्लांट की जो स्पीसीज निकले, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हों, उनमें वो वायरस नहीं पहुंचे इस जगह से, इसलिए जीन को, उस पर्टिकुलर जीन को साइलेंस कर दिया जाता है जिसमें वो वायरस पाया जाता है। तो अगर इसका आंसर देखें, तो इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की जाती है, बिल्कुल की जाती है, जो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए जरूरी भी है। और एक जीन साइलेंसिंग की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि जीएम क्रॉप काफी ज्यादा न्यूज में थी। जीएम क्रॉप्स रिमेन कंट्रोवर्शियल। द टाइम्स ऑफ इंडिया का साइंटिस्ट डेवलप 200 जीएम क्रॉप्स, अवेट गवर्नमेंट नोट फॉर ट्रायल्स, निप दिस इन द बर्ड, एक्सेप्ट एक्सपर्ट पैनल ऑन रिपोर्ट ऑन जीएम क्रॉप्स, ये फोरम ने कहा था। तो इस तरह से काफी न्यूज में था, 2013 में भी, 14 में भी। अगर आप देखें तो ये अप्रैल 14, जुलाई 13, अगस्त 13,
September 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। ठीक है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी ए फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। और तीसरा है एल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज। मक्का के प्रयोग से एल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये तो बिल्कुल ही पता होगा अच्छे से कि एल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं मक्के से। तो तीसरा जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं क्योंकि अगर कहा जाए तो बहुत कॉमन सोर्स है एथेनॉल का मक्का। तो बहुत सारी जो शराब बनती है उसमें भी कई जगह यूज होता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथेनॉल बनता है। मैज की अगर हम बात करें मैज कैरनल्स की, तो मक्के के जो कैरनल्स होते हैं इनकी से कॉर्न स्टार्च बनाया जाता है, कॉर्न स्टार्च। और ये स्टार्च कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है थिकनिंग एजेंट के रूप में, सूप्स में यूज होता है, बायोप्लास्टिक बनाने में यूज होता है ये स्टार्च। तो ये पहला भी सही है। साथ ही बात करें सेकंड, क्योंकि मक्के से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए, जो बायोडीजल बनता है उसके लिए फीड स्टॉक हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है वो है सी। क्योंकि जो मक्के से जो बायोडीजल बनता है, कौन बायोडीजल, ये क्या होता है? एक मिक्स होता है किस चीज का? जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर्स, फैम्स, इनका मिक्स होता है लॉन्ग चेन के रूप में। और इसमें जो ऑयल निकलता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल और बायोडीजल में, इथेनॉल और बायोडीजल में। तो इसका स्टेटमेंट तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? चार जीवों के नाम दिए गए, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा जीव है जो अन्य तीन वर्गों में नहीं आता। केकड़ा, बरून, बरूथी माइट, बिच्छू और मकड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है क्रेब, केकड़ा। क्योंकि अगर हम बात करें क्रेब की, तो ये आता है क्रस्टेशियन वर्ग में। और अगर बात करें माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर की, तो ये आते हैं आर्कनिड। आर्कनिड उप वर्ग में आते हैं जिनमें इनकी 8 लेग्स होती हैं और एंटीना नहीं होता है। लेकिन बात करें अगर केकड़े की, तो ये आते हैं क्रस्टेशियन वर्ग में, जो कि जनरली एक्वेटिक होते हैं जनरली। और इसमें आते हैं क्रोप्स हो गए, लॉबस्टर हो गए, उसके अलावा श्रिम्प, झींगा जिसको बोलते हैं, श्रिम्प हो गए। और इनमें एंटीना पाया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। इस तरह क्वेश्चन में ज्यादा डरने की चीज नहीं है। अगर आपको ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपको अंदाजा है, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हो। नहीं तो जरूरत नहीं है नेगेटिव मार्किंग में आपको जाना ही जाए। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम वो डिसाइड करना पड़ता है उस टाइम पे क्या कंडीशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात करें क्लास आर्किनेट की, तो इसमें आती है टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, मकड़ी वगैरह इसमें आगे। क्रस्टेशियंस की बात करें तो इसमें कई उपवर्ग होते हैं। इसमें ही आता है श्रिम्प भी आते हैं इसमें, इसी में आपके क्रेब आ जाएंगे, इसी में सैंड ऊपर आ जाएंगे, कॉर्पोड आ जाएंगे, क्रेफिश आ जाएगी। और जनरली जलीय जीव होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कहा गया है भारत के जो उच्चतम न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीशों की जो संख्या है इसमें वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं है? द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेस्टेड इन। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप ये देखिए, इन चार में से आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है? पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बात है हो सकती है। लेकिन उस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनरली साइन करने की उनकी अथॉरिटी है, ना कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति दी जाए। बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये, जिसको कह सकते हैं ना कि इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही शक्ति दे दी जाए संविधान में कि वही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सके। तो ये जो चेक ऑफ बैलेंस, चेक एंड पावर जो होती है, तो पावर का कोई चेक नहीं रहेगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट करें विधि आयोग की बात, तो विधि आयोग जनरली रिकमेंडेटरी नेचर का होता है। विधि आयोग की एक रिपोर्ट आई जाती है। इसका सही आंसर है वो है संसद। संविधान में संसद को ये शक्ति दी गई है, क्योंकि संसद सबसे बड़ी पंचायत है देश की। और संसद को ही शक्ति दी गई है एक लोकतांत्रिक देश में, कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि की जा सके, तो वो संसद ही कर सकती है और कोई नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कई कारण था, क्योंकि उस समय काफी न्यूज में था, गवर्नमेंट जुडिशियल डिसीजन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज ओवर कमिंग 5 years मे बी ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, लो कमीशन फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ जजेज, टाइमलाइन टू डिस्पोज केसेज, हाई कोर्ट्स टू गेट 25% मोर जजेस टू क्लियर बैकलॉग। तो इस तरह की काफी न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट में जजों को बढ़ाने की बात की जा रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स में 25% जज बढ़ाए गए थे बैकलॉग क्लियर करने के लिए सरकार के द्वारा, तो इसलिए इस वजह से काफी न्यूज में था। और अगर इसमें बात करें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो 1950 में 1950 में, इसका सही आंसर है वो है संसद। सुप्रीम कोर्ट में 1950 में जब जजेस थे, तो वो टोटल 8 जजेस थे, जिनमें एक सीजीआई प्लस 7 जजेस और थे। लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो बढ़ा सकती है, और इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने पहले 1956 में 8 से बढ़ा के इसको 11 किया, 1+10। उसके बाद 1960 में इसको बढ़ा के 14 किया। उसके बाद 1978 में 1978 में इसको बढ़ा के 18 किया। उसके बाद 1986 में 1986 में इसको बढ़ा के 26 किया। 19 सॉरी 2009 में इसको बढ़ा के 31 किया गया। और फाइनली 2019 में इसको बढ़ा के 34 कर दिया गया। एक सीजीआई प्लस 33 अलग अन्य जज। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है जजेस की। एज कब तक होती है? 65 साल की इनकी एज तक। 2014 में क्या हुआ है? 2014 में सेंटर की तरफ से ये कहा गया है कि जजेस को बढ़ाया जाएगा स्टेट्स में, सारे हाई कोर्ट में, और 25% जजेस बढ़ाए जाएंगे हर हाई कोर्ट में। जैसे अगर बात करें तो यूपी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय जो जज थे वो थे 160, 25% बढ़ा के इनकी संख्या कर दी गई 200। इस तरह से पूरे देश में जो 906 जजेस थे उनको बढ़ा के 1112 जजेस कर दिया गया। और ये मार्च 2014 में किया गया था। इसीलिए 14 में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को बढ़ाने की बात चल रही थी कई जगह, और ये हाई कोर्ट के जज बढ़ाए गए थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन बढ़ाने की शक्ति रखता है। इसका सही आंसर है वो है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। 4 नगरों के नाम दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है? ट्रेडिशनल साड़ी फैब्रिक के लिए फेमस है। अब आप 4 नाम देखिए। करनाल, कांचीपुरम, चंदेरी, भद्राचलम। चंदेरी लगभग सबने सुना होगा, कांचीपुरम लगभग सबने सुना होगा, करनाल का नाम नहीं सुना होगा, इसमें भद्राचलम का नाम भी जनरली किसी और कंटेक्स्ट में सुना होगा, साड़ियों के कंटेक्स्ट में शायद नहीं सुना होगा। इसका जो एक्चुअली सही आंसर है वो दो तीन ही है, क्योंकि चंदेरी और कांचीपुरम ही है जहां पर ये साड़ियां मिलती है। चंदेरी है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह आती है विदिशा। उसके अलावा कांचीपुरम की अगर हम बात करें तो कांचीपुरम है तमिलनाडु में। जो चंदेरी है हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट का काम होता है चंदेरी में काफी ज्यादा। और यहाँ पे जो साड़ी बनाने का काम शुरू किया गया था वो एक कोष्टी वीवर्स प्रजाति के, कोष्टी वीवर्स जो जनजाति है उनके द्वारा शुरू किया गया था। इनका नाम है कोष्ठी। ये वीवर्स है, बुनकर हैं, जिनके द्वारा ये साड़ी बनाने का काम शुरू किया गया 13th सेंचुरी में। चंदेरी में काफी सारे जैन टेम्पल्स भी हैं, इसलिए फेमस है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु की कांजीवरम और कांचीपुरम साड़ी की, तो ये सिल्क साड़ी होती है, और ये जीआई टैग प्राप्त कर चुकी है 2006 में। इसके अलावा कांजीवरम फेमस है विष्णु मंदिरों के लिए। भद्राचलम की अगर हम बात करें तो भद्राचलम जो है ये है तेलंगाना में, और करनाल है हरियाणा में। भद्राचलम एक मंदिर है, राम मंदिर है भद्राचलम मंदिर, गोदावरी के किनारे पे, जो कि काफी फेमस है, जिसके लिए भद्राचलम फेमस है। तो इसका सही आंसर है वो है दो तीन, चंदेरी और कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नेशनल हाईवेज के नाम दे दिए गए, नेशनल हाईवे, और सिटीज कौन सी कनेक्टेड हैं ये बता दी गई है, इसलिए पूछा गया। 2010 में हाईवेज की नई नंबरिंग की गई थी, न्यू नंबरिंग नेशनल हाईवेज की। और उसके बाद NH4, NH6, NH15 को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। NH4 की अगर हम बात करें तो ये बोला गया चेन्नई से हैदराबाद, दूसरा NH6 मुंबई और कोलकाता, NH15 है अहमदाबाद और जोधपुर। इसका सही आंसर है वो है डी, कोई नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें NH4 की, NH4, तो NH4 है
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में, से बाराटांग और ऐसे करते हुए मायाबे बीच। दूसरा NH6 की बात करें, और ये न्यू नंबरिंग के हिसाब से, ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से ये वाला जो रूट था ये था NH223, लेकिन न्यू नंबरिंग से इसका नाम है NH4 कर दिया गया। NH6 है, ये है नॉर्थ ईस्ट में, जोरवट से लेके शिलोंग तक। उसके अलावा NH15 की बात करें, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलता है। NH6 जो निकलता है वो है मेघालय, मिजोरम और असम से। तो इसमें तीनों ही गलत हैं, इसका सही आंसर है डी है नन। न्यू नंबरिंग से अगर हम बात करें तो न्यू नंबरिंग से अगर जो लॉन्गेस्ट जो हाईवे है वो है NH44, क्योंकि ओल्ड नंबरिंग से जो था वो था पहले NH7, NH7 जो कि जाता था वाराणसी से कन्याकुमारी तक, लेकिन जो NH44 है ये जाता है जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, नीचे कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार विचार कीजिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिए हैं तीन। पहला है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। दूसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन। तीसरा है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ठीक है, इन तीनों में इनमें से कौन जैव विविधता से संबंध रखते हैं? विच ऑफ द अबव हैज बीन हैव बेयरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। इसका सही आंसर होगा 1 2 3, क्योंकि तीनों ही किसी ना किसी रूप से बायोडाइवर्सिटी से, अगर फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें, डिजर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं कि मरुभवन का सामना करने होते, डिजर्टिफिकेशन को कम करने से रिलेटेड बात हो, या विश्व की जो विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, विश्व विरासत स्थलों की जो सुरक्षा करने की बात है, तो इसमें तीनों ही चीजें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर है वो है 1 2 3 डी। क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट एंड फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये आई थी FAO, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 में, और इसको सीड ट्रीटी भी बोला जाता है, सीड ट्रीटी, बीज संधि इसको कहा जाता है, और इंडिया ने भी साइन किया था इसको। उसके अलावा बात करें UNCCD की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। UNCCD लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, UNCCD लीगली बाइंडिंग, और ये आई थी 1994 में, और 1996 में ये फोर्स हुई थी, लागू हुई थी। साथ ही बात करें वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन है ये आए थे 1972 में यूनेस्को के द्वारा, और ये तीनों ही एग्रीमेंट्स पे जो कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी काल क्या है? अर्थ आवर। इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए 1 2 3। पहला है ये यूएनईपी और यूनेस्को का उपक्रमण है, यही गलत हो जाता है पहला, कि अर्थ आवर यूएनईपी यूनेस्को से रिलेटेड नहीं है। अर्थ आवर हर साल होता है, और हर साल जो लास्ट सैटरडे होता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, जैसे इस साल का लास्ट सैटरडे कौन सा है, तो अभी जो इस महीने होगा वो है 25 मार्च। 25 मार्च 2023 को लास्ट सैटरडे, और उसको अर्थ आवर होगा। तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को होता है कितने बजे से कितने बजे? 8:30 से लेके 9:30 बजे तक PM। और ये यूनेस्को और यूनेपी के दरमियान ये आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF के द्वारा ये मनाया जाता है। तो पहला यहाँ गलत हो जाता है, पहले वो गलत कीजिए आप। आंसर क्या होगा? दो या दो तीन में से कोई एक, चलो देख लेते हैं। दूसरा है इट इज अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। बिल्कुल सही है, कि एक सर्टेन डे पे, जो सर्टेन डे कौन सा, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को 1 घंटे के लिए 8:30 बजे से 9:30 बजे तक के लिए लाइट को ऑफ किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है इट इज ए मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लेनेट। बिल्कुल सही है, ये कोई लाइट बचाने का मूवमेंट नहीं है, ये एक्चुअली एक अवेयरनेस के रूप में क्रिएट करने के लिए, कि 1 घंटे तक ये अवेयरनेस तो क्रिएट की जा सके हर साल, कि क्लाइमेट चेंज को लेके, कि हमें प्लेनेट को सेव करना है, इस चीज को लेके ये मूवमेंट चलाया गया था। ये मूवमेंट शुरू हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, 2007 में। उसके बाद से हर साल कंटिन्यू शुरू किया जाता है इसको, और जो लास्ट सैटरडे होता है मार्च का, उसी में इसमें नॉन एसेंशियल जो लाइट है उनको 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, एनुअली होता है। तो इसका सही आंसर है वो है 2 एंड 3।
दिल्ली joins the world to celebrate अर्थ आवर। कोयम्बटूर फाइनलिस्ट इन अर्थ आवर सिटी चैलेंज 2014 में लाया गया था WWF के द्वारा। उसी वजह से ये कोयम्बटूर को फाइनलिस्ट किया गया था अर्थ आवर सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? फूड चेन्स के सीक्वेंस की बात की गई है। अब इसमें देखिए डायटम, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स। अब जो हेरिंग्स होती हैं ये होती हैं फिशेज, फिश। और ये डायटम्स की बात करें तो ये मेनली प्रायर जो प्रोडक्टिव होते हैं फाइटोप्लैंक्टन इसको कह सकते हैं। और क्रस्टेशियंस की बात करें तो क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि हमने अभी देखे थे आर्थ्रोपोड्स। इसमें क्रेब्स आ गए, केकड़ा, श्रिम्प, झींगा, लॉबस्टर। तो इनको खाने का काम कौन करता है? मछलियाँ, फिशेज। और ये किसके ऊपर निर्भर होते हैं? प्लैंक्टन के ऊपर। तो प्लैंक्टन डाइटम में आ जाते हैं, क्रस्टेशियन, एंथ्रोपोड और हैरिंग फिशेज। तो इसका सही क्रम होगा वो है ए। इस तरह से आज की हमारी चर्चा समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।